पीडीएम के इजलास ने फैसला किया है पीटीआई हुकूमत की करप्शन और गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई की जाएगी। कानूनी माहिरीन की टीम तश्कील दी जा रही है जिसके कन्वीनर आज़म नज़ीर तारड़ साहब होंगे और को कन्वीनर कामरान मुर्तज़ा साहब होंगे। मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और आवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है। 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए और बजट पर एक भरपूर यकजहती कायम करने के लिए हमने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनको इस हवाले से टास्क दे दिया है कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा, लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वक्त जैसा भी हो, दौर जैसा भी हो, हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन 2 जुमले आप एक ख़ास तरतीब से ज़रूर सुनते आएंगे। सबसे पहले तो ये कि भाई मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, और फिर कुछ अरसे के बाद आप ये जुमला ज़रूर लाजमी तौर पर सुनेंगे कि भाई मुबारक हो सब लोगों को, पाकिस्तान मुश्किल दौर से निकल चुका है, अब तरक्की ही तरक्की होगी। ये वो जुमले हैं जो आपने अपने बचपन में सुने होंगे, मैंने अपने बचपन में सुने, और मुझे ये उम्मीद है कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी अपने बचपन में यही जुमले सुनेगी। होता क्या है कि आज मोहतरम इमरान खान जब कोयटा जाते हैं, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, तो बड़े हसीन इत्तफाक की बात है कि वो इमरान खान साहब कोयटा में भी खड़े होकर के यही बात करते हैं जो अपनी ऑपोजिशन में हमें ये बताया करते थे कि किस तरीके से पिछले हुकूमतों ने बहुत बुरा काम किया है और पाकिस्तान को तरक्की की राह से बिल्कुल ही डिट्रैक कर दिया है। लेकिन आज कोयटा में खड़े होकर वो हमें ये बता रहे हैं कि पिछला साल बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब अच्छा वक्त आ गया है, पाकिस्तान अब तरक्की की राह पर गामजन हो गया है, अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, पाकिस्तान का रावी चैन ही चैन लिखेगा। हेवन सेड दैट, हमने अक्सर ये सुना है कि जो महंगाई है उसका जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया। वो अलग बात है कि हमने आज तक ना वो बोतल देखी ना वो जिन देखा, लेकिन जो तरक्की है वो भी पाकिस्तान के जो इलीट क्लास है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उन्हीं के सर चढ़ के उसका जादू बोलता है। उसी के एसाब पर हुक्मरानों के ये लफ्ज़ जो है वो जारी रहता है। हालांकि जो इदारा शुमारियात के जो नंबर्स हैं वो चीख चीख कर हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बेसिक अशिया आटा, चावल, चीनी, दालें आवाम की दस्तरस से धीरे 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 फिसलती जा रही हैं, दूर होती चली जा रही है। लेकिन इसके बावजूद मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंटली ये कहते हैं कि पाकिस्तान अब तरक्की की राह पर गामजन है और अब सब पाकिस्तान में अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि मुश्किल वक्त पाकिस्तान का गुजर चुका है। मुर्गी की मैं बात करूं, वो बीफ को टक्कर दे रहा है, हर तरफ महंगाई का शोर है, लेकिन फिर भी मोहतरम वजीर आजम सेटिस्फाइड हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब सब ठीक होगा। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, शैला रजा साहिबा है, सिटिंग MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एज पर प्रोटोकॉल गवर्नमेंट सब अपने शो का आगाज़ करेंगे। मुसर्रत चीमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। बसात एहतराम, कैसा लगा और कैसे आप मवाजना करेंगी उन 2 जुमलों का जो एक तरफ हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर हमें आके ये कह रहे हैं कि पिछला साल मुश्किल था, एतराफ़ कर रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो रहा है क्योंकि मुश्किल वक्त उन्होंने गुजार दिया, लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि भाई वो आइंदा बजट में एक रिलीफ देने वाले। बेशक महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन आइंदा बजट के अंदर सैलरीज में इंक्रीज, तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। पर सादा सा सवाल बसात एहतराम मैं ये पूछ सकती हूँ कि क्या ये सरासर ज्यादती नहीं है? ये तो इंसाफ नहीं हुआ कि महंगाई 20 करोड़ आवाम के लिए और तनख्वाहों में इजाफा 30-40 लाख लोगों के लिए रफली, ये कैसा इंसाफ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश एंड तमाम पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से सलाम। देखें, ये आपने बड़ा अच्छे तरीके से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और जो आपने रोशनी डाली वो बिल्कुल बजा डाली तारीख के ऊपर के हम वाकई अपने बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी हालात इंटायरली डिफरेंट है। वजह यह है कि आप बिल्कुल आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आप पिछले 72 सालों का कंपैरिजन 70 सालों का कंपैरिजन इन 2-3 सालों के साथ जब आप करेंगे तो आपको बेहतरी नजर आएगी और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप वाज़े तौर पर देखेंगी। वजह है उसकी कुछ मैं आपके सामने हकायक रखती हूँ, यू मे डिफर, आप उसके साथ आप बेहतर होगा कि लॉजिक के साथ अगर एक दूसरे को हम जवाब दें तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके प्रोग्राम। देखें जी, जब आपके ये जो 2 साल जिनका प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर का जिक्र किया, ये पूरी दुनिया के लिए, दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज के लिए भारी रहे। उसकी वजह ये नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तान के ऊपर कड़ा वक्त था, पाकिस्तान के ऊपर डबल कड़ा वक्त इसलिए था कि जो इस मुल्क की मईशत का हाल करके आपके हुक्मरान गए थे और जो इस मुल्क के यानी कि हम दिवालिया होने के बिल्कुल करीब खड़े थे और उसके बाद ऊपर से कोरोना जैसी इतनी बड़ी आफत के ओवरसीज पाकिस्तानी भी ट्रबल में, विद इन कंट्री भी आप सोचो कि कितने बड़े चैलेंजेस का सामना रहा और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट की जो भी मनसूबाबंदी की जा रही थी, हो रही थी, इन प्रोसेस थी, वो पूरी दुनिया की रुकी इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो उस पैराए में उन्होंने बोला कि ये तारीख गवाह रहेगी कि ये तमाम कौमों के ऊपर ये बड़ा कड़ा और भारी वक्त था। अब हम बात कर लेते हैं अभी की। देखें, विद दिस इकोनॉमी, जो कि हमारी जो ऑपोजिशन जो जिस हालात में ये छोड़ के गए थे, जब मुझे क्यों निकाला कि मुहिम चल रही थी, जबकि उनको पता था कि आगे आने वाला टाइम उनका नहीं है, तो जो खिलवाड़ किए मोहतरम जनाब इसहाक डार साहब ने, वो सबको पता है, ऑपोजिशन के अलावा इकोनॉमिस्ट को भी पता है, मीडिया को भी पता है, अवाम को भी पता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हालात बेहतर हम क्यों कह रहे हैं। तमाम इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि मुल्क अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका करंट अकाउंट जो डेफिसिट में था सरप्लस में हो गया, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपकी जीडीपी बढ़ी, 4% तक हम ले आए और आगे फिर इंशाल्लाह आपकी टेक्सटाइल ने रिकॉर्ड ऑर्डर्स लिए और उनके पास मजीद लिमिट नहीं थी ऑर्डर्स लेने की, जिसकी वजह से लेबर जो थी सराउंडिंग्स एरिया की जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी वेजेस डबल हुई। जहां तक रहेगी बात, बिल्कुल पिछले जो बजट थे बड़े टफ बजट थे, इकोनॉमी की वजह से भी, कोविड की वजह से भी, कि तमाम चीजों को हमने रोक के हेल्थ ओरिएंटेड चीजों को हमने प्रेफर किया। उसकी वजह ये थी कि इतनी बड़ी आफत मुंह खोल के खड़ी थी। लेकिन अगर हम अभी देखें, खुशखबरी है क्या जो समझने की जरूरत है, पॉइंट आ गया। खुशखबरी के लिए बजट का वेट कर लेते हैं कि आपकी रिकॉर्ड तादाद में वीट का होना जी नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। चले वापस आती हूँ मैं जरा शैला बीबी को और सेनेटर साहब को शामिल करूं। शैला बीबी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए इस चीज की मुबारकबाद कि भाई हमारे ग्रोथ रेट 4% पे चला गया है, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। दूसरी मुबारकबाद आप इस चीज की एक्सेप्ट कीजिए कि वो जो हमारे फेमस साबिक वजीर खजाना और ऑब्वियसली अभी भी शौकत तरीन साहब जो हैं वो पिछली हुकूमतों में सर्व करने का हक अदा कर गए, सेनेट में गए और उन्होंने रिटर्न जो अदाद शुमार जमा कराए हैं, दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। आपके लिए तो बल्कि ब्रीदर है फ्रेश एयर का, क्योंकि वो रिटर्न ये हमें दे रहे हैं कि 2018 के अंदर मुल्की कर्जा जो मजमूई तौर पर था, टोटल डेट वो 25,000 अरब था और अगर हम दिसंबर 2020 की बात करें तो इसमें ये जो कर्जा है टोटल 12,500 अरब बढ़ चुका है, विच मीन्स के 37,500 अरब तक पहुंच गया है। और इसलिए आपसे सवाल रख रही हूं और इसलिए मुबारकबाद दे रही हूं क्योंकि खान साहब तो हमें यही कहते थे ना कि जितने भी कर्जे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में लिए गए, जिसका वो सूद उतारते नहीं थक रहे हैं। तो मुबारकबाद आप एक्सेप्ट कीजिए दोनों चीजों की। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका बेनिश और मुसर्रत साहिबा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम और सबको मेरी तरफ से सलाम हो, देखने वालों को भी, हमारे पार्टिसिपेंट को भी। अब अगर हम वज़ीर ख़जाना साहब के जब से वो आए हैं स्टेटमेंट्स देखें तो वो इतने सीजन्ड हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आते ही कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल गलत सिमत है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको इस वक्त संभाल लिया तो आगे के 4 साल बहुत सख्त है, ठीक है। और सबको मालूम भी है कि फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बहुत
ज़्यादा बढ़ी है, और इसके बावजूद कि रात को वो ठीक खुशखबरी है। दी गई कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन जो नवंबर से बढ़नी शुरू हुई थी, इस वक्त खित्ते में पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे सब हो, बोलीविया हो, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मैं जो है वो बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे कितनी ज़्यादा है। सिर्फ म्यांमार में जो है वो 107 पर लीटर है, बाकी हम हर जगह से जो हम जिनका भी मवाजना कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान से कर सकते हैं, एथोपिया से कर सकते हैं, जो पूरे नाम ले लें जिन ममालिक को देख के सर्दी लगती है, उन सबसे हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है। और रात को एहसान किया गया कि हम बढ़ा नहीं रहे। इसी तरह जो फरवरी का महीना गुजरा है, उसमें भी ये हुआ है कि जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनमें इतना, जैसे मैंने कहा कि हमारी फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा है कि हर हफ्ते कीमतों में इजाफा हुआ है। आज भी अगर आप अखबारात उठा लें तो ये पता चलेगा कि दो चीज़ की तो स्टेबल हो गई, लेकिन दालें, आटा और ऑयल और मुर्गी और दूध, ये इन पे कीमत बढ़ गई। तो ये सूरत हाल जो है जो काबू में नहीं है। और ईद से पहले हमने सदका और फितरे के चावल तक मंगा लिए, तो अचानक मेरी ये समझ में नहीं आया कि अचानक किस तरह कोई इकॉनमी जो है वो शबरात का अनार है कि उसको नीचे रख के आग लगाई और उसने जो है जुब करके ऊपर उठा और रंग बिरंगे फूल बिखर गए और आंखों को और सबको बहुत खुशी महसूस हुई। इकॉनमी ये नहीं है कि शौकत तरीन इस तरह से कहते हैं। अशार ये सारे आपके जो हैं वो जो दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये अशारिये किसके इशारे पे दिए जा रहे हैं। अदरवाइज नेशनल अकाउंट्स कमेटी की तो रिपोर्ट है कि जीडीपी के हिसाब से 15.2% जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कम है। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आप खुद सोच लें, जो जॉब्स दी जाती हैं वो अभी तक आप खुद भी सोच सकते हैं कि चलो वो तो एक लतीफ़ा था कि 50 लाख जॉब्स देंगे, लेकिन क्या लोगों को रोज़गार मिला है, या इनकी पॉलिसीज़ जो ऐसी ज़बरदस्त रिफ्लेक्ट हुई हैं कि रोज़गार छिन गया है। जब लास्ट ईयर कोरोना नहीं आया था, मैंने वो कटिंग भी रखी हुई है, ये जिस जगह मैं बैठी हूँ, मेरी लाइब्रेरी, मेरा स्टोर, मेरा प्रोग्राम का स्टूडियो सब है, तो जो इस तरह की चीज़ों का स्टोर है कि कौन सा पेपर कहाँ से निकालना है। तो 7 मार्च लास्ट ईयर का अखबार है, 3.74 जो है वो एक्सपोर्ट थी इन लोगों ने, और कोरोना नहीं आया था। इन लोगों ने उस वक्त भी गलत फिगर दी थी, बाद में पता चला था कि 1.9% ग्रोथ हुई है। फिर कोरोना जब आया है तो ये तो एंड में आया है ना, बिल्कुल मार्च के एंड में। आपका फिस्कल ईयर जो है वो जुलाई में एंड हो रहा होता है, इतनी जल्दी असरात नहीं होते, लेकिन आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है, जीडीपी जो है वो नेगेटिव हो गई पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने चाहें वजीर ख़जाना बदल लें, लेकिन आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही उस आवाम पर कि आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आए, और किसी भी जगह नहीं कर रही। फेटफ में आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकले, 2.5 साल के बाद आप पुरानों पे मलबा नहीं डाल सकते। अब ये कहा जा रहा है कि ज़राअत में हमने बेहतरी की है, हालांकि जब इनका पहले साल के बाद ये ज़राअत में भी नीचे चले गए थे, और अब हम देखते हैं कि ये क्या फिगर आती है। अदरवाइज किसान भी रो रहा है। ठीक है जी सेनेटर साहब, सेनेट में जो बात आई है ये तो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, पीएमएलएन का नैरेटिव भी यही है, तो आपको भी इस चीज़ की मुबारकबाद। अब तो ऑफिशियल हो गया, सेनेट में इन राइटिंग आ गई चीज़ें। अब देखते हैं इन राइटिंग किस जी सेनेटर साहब, सॉरी मैं क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मैं कह रही हूँ आपको भी मुबारकबाद हो, जो शौकत तरीन साहब ने राइटिंग में सब कुछ लिख के दिया है वो तो अब सेनेट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया ना, अब तो राइटिंग में चीज आ गई। आपका नैरेटिव था ये पीएमएलएन का, राइट? जी बिल्कुल। देखें, शौकत तरीन साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट 13% पे ले गए, और इन्होंने जो है वो पूरी की पूरी जो इंपोर्ट थी वो सारी की सारी रोक दी,
और आपके जो है वो पूरी मुल्क की इकॉनमी बिठा दी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शौकत तरीन साहब जो इनके अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा। और उस जब ये पूरी मुल्क की इकॉनमी इन्होंने बिठा दी, ये कहते हैं कि 5.8% GDP ग्रोथ रेट बुरी थी और अब जो ये 3.9% कर रहे हैं वो अच्छी है। तो ये इन चीज़ों का देखें, कोई इलाज, जहालत का कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। हर चीज़ का इलाज है, जहालत का कोई इलाज नहीं है। आप मुझे एक बात बता दें, हमने 24 अरब डॉलर के रिजर्व लेके गए 2017 में, वो बुरे थे कि जो अब इनके 21 अरब डॉलर के वो बुरे हैं। हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की पाकिस्तान की तारीख में 2014 में 25 अरब डॉलर की, अभी इनकी 23 अरब डॉलर के ऊपर फंसी है, 22 अरब डॉलर फंसी है। वो अच्छी थी कि ये बुरी, ये अच्छी है। इन्होंने पूरे ये निकम्मे लोग हैं अभी भी। इन्होंने शुरू में आके बदतमीजियाँ की, इन्होंने जाके चाइनीज़ से बदतमीजियाँ की जो बाकी जगहों पे करते हैं। उन्होंने सीपैक बंद कर दिया, सिर्फ जो प्रोजेक्ट हम चला के गए थे वो चल रहे हैं, बाकी सारे बंद हैं। और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के मरूने मिन्नत थोड़ी बहुत इकॉनमी चल रही है, वरना एक प्रोजेक्ट दिखाने के लिए नहीं है इनके पास, एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने। और आप देखें कि कर्जे मुल्क के 24,000 से ये 36,000 37,000 के ऊपर इंटरनल डेट ऑलरेडी लेके जा चुके हैं और कोई काम नहीं किया इन्होंने पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद आके ये लोग बोलते हैं कि जी पिछली हुकूमत, तो भाई फिर आप ये बोले ना कि आप फिर क्यों कह रहे हैं कि GDP ग्रोथ रेट, आप कहें कि GDP ग्रोथ रेट माइनस में होनी चाहिए तब अच्छी होगी, क्योंकि 5.8 पे आपको मिली थी, आपने पहले साल 1.9 की और फिर पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा 1952 में हुआ था कि हम नेगेटिव गए थे और अब फिर अब हुआ है। और ये जो आफात है ना, ये खाली PTI स्पेसिफिक नहीं है। हम लोग वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे जब हमारे पास, हमने कभी इतना रोना धोना पिछली हुकूमत नहीं किया ना। ये पीपल पार्टी की हुकूमत में सैलाब आया पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा सैलाब 2010 में। अब वो भी रोते रहे बैठ के पिछली हुकूमत। जिन्होंने देखें, जो बच्चा फेल हो जाता है ना, वो आगे घर पे कहता है कि जी वो मास्टर ठीक नहीं था, एग्जामिनर ठीक नहीं था, निज़ाम ठीक नहीं है। वो ये कहानियाँ सुनाते रहते हैं। और आज मैं हैरान हो गया, इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि अगली दफ़ा जब हुकूमत मिलेगी ना हमें, तो पाकिस्तान ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। ओ भाई, आपने पहले जो भट्टा बिठाया है इस मुल्क का, उसका हिसाब तो दे दें आप। अगली हुकूमत तो आपको जो होगी वो होगी। आप जो मजे की बात ये है, और इस मजे की बात के साथ मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मजे की बात ये है कि 2018 में जो कर्जा 25,000 अरब था, 2020 में वो कर्जा 37,500 अरब तक पहुंच गया, यानी 12,500 अरब का जो कर्जा है वो ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मुश्किल दौर से निकल चुका है और अब अच्छा वक्त आ गया है। वो अलग बात है कि हमारी शरह सूद जो है वो 13% पर पहुंच गई, जिसके मद में हमने 1600 अरब रुपए जायद बैठे बिठाए अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुश्किल दौर से निकल चुका है और पाकिस्तान का रावी चैन ही चैन लिखेगा। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, शैला राजा साहिबा, मुसर्रत चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मुसर्रत चीमा साहिबा, मैंने आपसे आधा एतराफ़ इमरान खान साहब का शेयर किया, बाकी आधा एतराफ़ मैंने शो के बाकी हिस्से के लिए रख लिया था। बाकी आधा एतराफ़ वो ये कर रहे हैं कि भाई इस ऑपोजिशन की बस की कोई बात नहीं है, ये छोड़ दें, ऑपोजिशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे ऐसा लगा कि जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगा कि खान साहब जो है ना, जोश खिताबत में 4% ग्रोथ रेट देखकर, अपनी गवर्नमेंट को मजीद सिक्योर देख करके या कोयटा जा करके, मुझे लगता है जोश खिताबत में बहक गए। वो ये कह रहे थे कि भाई जो ऑपोजिशन है उसका असल में मुश्किल वक्त चल रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ऑपोजिशन का मुश्किल वक्त तो गुजर चुका, जो होना था ऑपोजिशन के साथ वो तो हो चुका। आपको नहीं लगता कि खान साहब उल्टा बोल गए? ये समझने वालों को, जिनको उल्टी समझ आती है, उनके लिए तो उल्टा होगा। मुझे ये बताएं वो कैसे बहक गए? वो इंतहाई, वो तो जब प्रेशर का टाइम हो वो तो ज्यादा सेंसिबली बहकी हुई तो मरियम है जो चचा को पड़ गई। बहके हुए तो ये लोग हैं कि बिलावल साहब को वो कहती है हमने निकाल दिया, वो कहते हैं हमने आना नहीं है। बहकी हुई 11 की 11 जमाते हैं। वो तो कूल काम रिलैक्स। जब एक सेकंड सुने सर, सुने मैडम, हुआ ये कि जब PTM बनी थी आपके शोज में कैसे हम कहते थे कि भाई
इनकी हंडिया चौराहे में फूटनी है, सो फूट गई। पहले मुझे दो बातों का जवाब देने देंगे, जो अफनान भाई ने बोला और फिर जो मेरी बहन शैला बता रही थी, तो मैं जल्दी से उनको बता दूं कि हमने एक ईंट नहीं, हमने कई ईंटें लगाई हैं। आप प्लीज गिने, और मैं आपको जो काम बताती हूँ उनको जाके यहाँ पे प्रोग्राम में चैलेंज करें, और फिर जाके आप थोड़ा सा ना, आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हम एक बाहर शो करते हैं। 10 डैम्स हमने शुरू किए, आगे जी 2 बड़ी नहरें, 12 इकोनॉमिक जोन जी, अच्छा 12 नए हॉस्पिटल्स, 12 नई यूनिवर्सिटीज, 1000 किलोमीटर फॉर्म टू मार्केट हमने रोड बनाई, 1000 स्कूल, लाइब्रेरी, बताने लगी हूँ नाम, फिक्र ना करें, 1000 साइंस लैब्स, और हर जिले में हमने 8 से 15। मैं इनकी बात में बिल्कुल नहीं बोली, इन्हें कहें कि चुप करके सुने, फिर मैं इनको चैलेंज कर रही हूँ ना, तो ये अगले प्रोग्राम में ले आए कि मैंने गलत बोला है। नहीं, आप कंप्लीट करें। मैं सवाल पूछ लूं जी, थैंक यू। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ, नाम सुने भाई साहब, अपनी बारी पे यूनिवर्सिटी ऑफ, नहीं आप बाद में पूछिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, लूं। रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, कोसार यूनिवर्सिटी मरी, मीर चाकर यूनिवर्सिटी, उसके बाद डीजी खान और थल यूनिवर्सिटी भक्कर, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफजाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पंजाब लिया, अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर, एंड रसूल यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन। अब भाई साहब हॉस्पिटल भी सुने, आपकी लीडरशिप छोटी सी सर्जरी के लिए, छोटे से इन्वेस्टिगेशंस के लिए बाहर जाती है। अच्छा जी, जिन हॉस्पिटल्स में तामीर का काम शुरू हो चुका, जो अपने कंप्लीट होने के मराहिल की तरफ है, वो है गंगाराम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, लाहौर में ही है, जाके चेक कर लें। निश्तर 2 हॉस्पिटल, कंप्लीट सेपरेट इंटरनेशनल लेवल का बड़ा हॉस्पिटल, डीजी खान हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, और उसके बाद मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मियांवाली, और अटक का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, हाफजाबाद का हॉस्पिटल, और चकवाल का जो है हॉस्पिटल, उसके बाद मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल राजनपुर, बर्न सेंटर बहावलपुर, पूरे जनूबी पंजाब में कोई बर्न सेंटर नहीं था, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मुल्तान, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बहावल नगर, एंड लिया का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, और शेख जायद का रहीम यार खान के अंदर एक दूसरा हॉस्पिटल, जैसे हमने निश्तर 2 बनाया उस तरह से। अब भाई साहब, आप लोगों ने जितनी ईंटें लगाई हैं या नहीं लगाई, उसका तो आप लोगों को जवाब दिया आवाम ने 2018 के इलेक्शन में। अगला आपको जवाब वो देंगे जब आप 2023 में जाएंगे ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने 12 अरब रुपए लगा के लाहौर का ग्राउंड, तो क्या 10 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी, 10 जमातें, इसी तरह इंशाल्लाह। पहले आप रिजेक्ट हुए थे, आगे आपके ऊपर स्टैंप लगेगी डिजेक्शन की वजह। अगर हमने काम किया होगा ना, तो अवाम हमें मैंडेट देगी, और हम कोई इस तरह की जो मुहिम जैसे आप लोगों ने निकाली, मुझे क्यों निकाला, और फिर निकल के कहाँ बैठ गए, इधर मूवमेंट, और कोई माशाल्लाह से कहते हैं कि जी हम तो बड़ी रेवोल्यूशन लेके आएंगे, और खुद लंदन गए थे प्लेटलेट्स काउंट्स को ठीक करवाने, आज तक वापस नहीं आए। दूसरी जहां तक रह गई बात कि आप, मेरी बहन फरमा रही थी कि कर्जे ज्यादा लिए, तो फिर रावी चैन लिख रहा है, नहीं, मैं नहीं कह रही, सिर्फ आपकी आवाम के लिए, आवाम को पता है इनके लिए क्या हो रहा है। मुझे तो क्या पता, जो कर्जे हमने लिए, हमने जी वो उन्होंने इसलिए लिखा, सुन लेना, क्योंकि इनके जो लिए हुए कर्जे थे उनको लुटाने के लिए नए कर्जे, मेरी बहन, हमने अपने लिए इस्तेमाल करने हैं। ये नहीं लिखा जो आप बता रही हैं, ये आप जो आप बता रही हैं वो नहीं लिखा। अगली बात जो मैं अर्ज करूं, अगली बात मैं जो अर्ज करूं कि एक तो इनको समझाएं कि ये नए नए आए हैं, इनकी बारी में कोई नहीं बोलता, इनको जितना ये बेचैन हो रहे होते हैं अपनी लीडर की तरह, आराम से तमीज के साथ अपनी बारी का। अरे मुशर्रफ साहिबा, मैं क्या समझाऊं, आपने इतने ज्यादा जितने प्रोग्राम इनके साथ किए, एक ही कहानी उसके नाम ले दिए, इतने ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनको वजारत मिली इस तरह की बातें करने के लिए। इमरान खान की खुशामद करके इनको वजारत मिल गई, पहले इनको वजारत भी नहीं थी। आपको भी सीट इसीलिए मिली है ना, आपको सीट इसीलिए मिली है ना, अपने फादर्स के नक्शे कदम पे चलने के लिए। मैं आपकी बात में कभी नहीं बोलती। रिलैक्स, मैं आपकी तरफ प्रोग्राम में ये हमेशा इसी तरह से टांग अड़ाते हैं। चलो अच्छा, अब मैं बात करूं, आपने बोला ऑनर शो कर रहे हैं, इनकी लीडरशिप शो कर रही है। इसी तरह पॉइंट आपने बता दिया, आपने बता दिया कि कितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। शैला रज़ा साहिबा, नून भी निकली, शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कमेंट्स सामने आ रहे हैं, शैला साहिबा, आई वांट टू लिसन टू यू। पीडीएम में निकल गई है, वो फ्रस्ट्रेशन आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, वो नजर आ रही है आवाम को। ओके, आपका पॉइंट आ गया मुसरत साहिबा।
शैला रज़ा साहिबा, मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम में शमूलियत और पीडीएम से रुखसत के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। भाई वो मरियम नवाज साहिबा कह रही नॉन इशू है, आप पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के लिए नॉन इशू बन गई। मतलब कैसा महसूस करिए, कहां पहले ड्राइविंग सीट पे थे, फैसले करते थे, अब आप तो नॉन इशू बन गए। अच्छा, पहले जरा मैं आपकी इजाजत से मुसर्रत साहिबा को बताती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हमने, आप दावा करते हैं नियाजी साहब कि 35,000 अरब रुपए कर्ज वापस किया है। ये इनके दावे हैं, मुल्तान में थोड़े दिन पहले किया था, ठीक है। ये नहीं बताते कि 50,000 अरब रुपए नया कर्जा लिया है, जिसके नतीजे में मुल्क की कर्जे की अदायगियां 2.5 साल में 15,000 अरब बढ़ने की वजह से 30,000 अरब से 45,000 अरब रुपए पे आ गई हैं। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये तो है आपके कर्जे की दास्तान। दूसरी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हो सकता है आप स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ना पढ़ती हूँ। सिंध में 473, पंजाब में 388, केपीके में 277 और बलोचिस्तान में सिर्फ 132 हॉस्पिटल हैं। ये वर्किंग बता रही हूँ। सिंध में 2008 से 2018 तक हमारी गवर्नमेंट ने 143 नए छोटे बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, जहां कैंसर, जिगर, दिल, गुर्दों और दीगर अमराज का मुफ्त इलाज किया जाता है। दूसरी, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कहें तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि तीनों सूबों से सिंध में हर महीने कितने विजिटर्स कौन से हॉस्पिटल में आते हैं, उनका रेशो बता दो। अभी तो ताज़ा रिपोर्ट छपी है कि आपके पास पूरे केपी में एक कार्डियोलॉजिस्ट है, अभी छपी है, ज़्यादा देर नहीं हुई, अदालत में बताया गया है। और अगर आपको याद हो तो साकिब निसार जो हैं, उन्होंने जब वहाँ गए थे तो अयूब मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जो हॉस्पिटल है और दूसरे, उसमें कहा था यहाँ कुत्ते का इलाज नहीं हो सकता। लेकिन वो अचानक, उनकी आदत थी जो उन्हें नहीं भी करनी चाहिए थी, जेल चले गए, हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गए। कहा जाता है कि जज को ये नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम नहीं सही कहा जाता है, गलत कहीं तौहीन अदालत न हो जाए। तो जब वो जिना हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने अपनी जेब से 1 लाख रुपए दिए। वो जिना हॉस्पिटल जिनको, वो जिना, कार्डी और तीसरे हमारे 3 हॉस्पिटल जिनको आपने लास्ट ईयर भी कहा था, यही से शुरू करेंगे, यही से शुरू करेंगे। पॉइंट आ गया। और हमने आई हैव टू टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं, रुपए रखे थे। अब हम पीडीएम पे आ जाते हैं। मैं ब्रेक ले लूं, उसके बाद यहीं से रिज्यूम करेंगे। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। शैला रज़ा साहिबा, पीडीएम के ऊपर 1 मिनट में जरा अपना कमेंट कंप्लीट कर लीजिए, देन आई हैव टू गो टू अफनान साहब टू लिसन टू व्हाट पीएमएलएन हैज टू से। जी शैला साहिबा। देखिए, ये ऑपोजिशन जो है ये इंतहाई मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली पार्टीज़ पर मुश्तमिल है, जो हमेशा एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में जहां मुकाबला रहता है एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन में, और हुकूमतें भी रही हैं। जेयूआई के साथ भी हमारा सिंध में मुख्तलिफ जगह पर इलेक्शन में कांटों का मुकाबला भी रहा है और इस तरह के मुकाबले भी रहे हैं। तो ये इनको, पहले तो इनकी मैं ये बात बता दूं कि ये कहते थे ये तो एक ही है, फिर अचानक ये लोग कहते हैं हम तो कहते थे ये कभी एक हो ही नहीं सकते। तो ये जो मिनिमम एजेंडा जो था जिस पे ये यूनाइट हुए, वो ठीक है। अब अगर उसमें दरार आ गई है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंतहाई मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज हैं। मैं ये समझती हूँ कि जिसने जो बोला, जिसने जो कहा, उसकी अपनी पॉलिटिकल बात, लेकिन चेयरमैन बिलावल ने ये कहा है कि हम इतने दिन साथ रहे हैं, उनको पीडीएम का वो प्लेटफॉर्म मुबारक हो, हम अपनी पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी समझती है जो दरार आई है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आप क्या कहेंगे? कमेंट कीजिए पीटीआई पर भी, और शैला बीबी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स कह रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि दरार आ गई है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसको क्यों इशू बना रहे हैं, नॉन इशू कहकर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मेरा ये मसला नहीं, हमारा कोई इलेक्शन अलायंस नहीं था, और हम लोग जो हैं वो 2 मुख्तलिफ सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और हमारे रास्ते जो हैं वो ज़्यादातर जुदा ही रहे हैं। ये ज़रूर हुआ है कि आरडी के प्लेटफॉर्म पे, एपीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए हैं किसी एक एजेंडा के लिए, और फिर हम दोबारा अपनी अपनी राहों पे
चले गए हैं। तो अभी भी देखें, हम ये समझते हैं कि इशू बेस्ड जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर हमें उम्मीद है कि हम दोबारा कॉमन ग्राउंड बिल्ड कर लेंगे जहां हम पीपल पार्टी के साथ कोऑपरेट कर सकें। अब जहां तक बात रहेगी हुकूमत की, देखें अब हुकूमत जो है वो, अब मैंने अपनी बहन को कहा था कि मुझे कोई सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स गिनवाएं। इन्होंने मुझे वो रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, वो मैंने चेक किया, वो 5-10 करोड़ रुपए की एक ग्रांट इन्होंने दी है। 10 करोड़ रुपए की ग्रांट वाली चीज़ें ये हमें गिनवा रहे हैं। मैं $55 बिलियन का सीपैक जो था वो ये बंद करवा के बैठे हुए हैं। मैं इनको कह रहा था कि कोई बिजली का कारखाना बता दें, कोई डैम बता दें। अब ये मेमन डैम बोलेंगे, उसका PC1 PC2 भी हमने किया हुआ है। तो मतलब कि कोई सिग्निफिकेंट चीज़ बताएं हमें जिसके अंदर कोई मोटरवे का हिस्सा था हैदराबाद सक्खर वाला जो हमसे नहीं बना था। मुझे तो उम्मीद थी कि चलो यार और तो इनसे कुछ होना नहीं है, कम से कम ये 200-250 किलोमीटर का एक पैच रहेगा, ये बना दें। वो अल्लाह के फजल से उसके ऐलानात 4 दफ़ा हो चुके हैं, वज़ीर आज़म साहब भी जाके ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ काम वहाँ पे शुरू नहीं हुआ। ज़मीन भी हम प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई एम सो सॉरी, जिसकी जो भी बात रह गई है अगले प्रोग्राम में कसर पूरी कर दीजिएगा। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑल टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।